हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं जीएल चौधरी आज के सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां चर्चा कर रहे हैं आपके रोज नियमित शाम को होने वाली 8:15 की इस विशिष्ट सेशन की क्लास में ऑल इन वन सीरीज में एग्रीकल्चर के कुछ जर्नल क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो आज के सेशन में देख लेते हैं क्या कुछ विशेष क्वेश्चंस है, उनको लेकर के चर्चा करते हैं। आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हिडन हंगर किस पोषक तत्व को कहा जाता है? विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड हिडन हंगर, यानी कि इसे कहते हैं कि कौन से पोषक तत्वों में छिपी हुई भूख पाई जाती है। देखिएगा, हिडन हंगर का मतलब अगर देखा जाए तो पादपों में किसी पोषक तत्व विशेष की कमी होने पर भी वह पादप अगर उसकी कमी के लक्षण नहीं दिखाए, ये ध्यान रखना आपको। तो ध्यान रखना, पादपों में अगर पोटास की कमी हो जाती है तो पोटास की कमी होने पर कई बार उसके कमी के सिम्टम्स वह नहीं दिखाता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब पोटास की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, तो ये ध्यान रखना, पोटास की कमी के लक्षण लोअर लीफ पर दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना, लोअर लीफ पर। और क्या होता है लोअर लीफ पर? इस आपके स्कॉर्चिंग होती है, ये ध्यान रखना आपको, स्कॉर्चिंग होती है। और कैसी? जैसे ये लीफ है तो अगर आप देखेंगे तो इसके किनारे जो होते हैं, किनारों पर बर्निंग देखी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पोटास की वजह से, पोटास की कमी की वजह से क्या होती है? स्कॉर्चिंग आपको दिखाई देती है। साथ में ही अगर पोटास की बात करें तो पोटास क्या करता है? बीज की क्वालिटी को सुधारने में काम करता है, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखना क्या करता है, ये बीज की गुणवत्ता, तो बीज की गुणवत्ता को सुधारता है, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना है आपको। यहां पर देखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम जिसको कह सकते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से अंगूर में कैलेक्स एंड रोट होता है, ठीक है। इसकी कमी से अंगूर में अगर देखा जाए तो अंगूर में कैलेक्स एंड रोट होता है। और इसकी कमी की वजह से गाजर में केविटी स्पॉट होती है। और ये क्या करता है? सेल डिवीजन में इसका मुख्य रोल है, सेल डिवीजन में इसका मुख्य रोल है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो पादप की वृद्धि नहीं होती और पादप में पीलापन दिखाई देता है। और नाइट्रोजन की कमी की वजह से एक बटनिंग जरूर होती है आपके, और ये बटनिंग किस में होती है? फूल गोभी में। और अधिकता की वजह से होलो स्टेम होता है, तने का खोखलापन। फास्फोरस, फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस ऊर्जा का सोर्स है, ये ध्यान रखना, ऊर्जा का स्रोत है, ये ध्यान रखना। इसे की ऑफ लाइफ कहते हैं। पादप की क्या कहा जाता है? इसे प्लांट्स की की ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसे की ऑफ, प्लांट्स के लिए इसे की ऑफ लाइफ कहा जाता है। पोटेशियम, इसे ट्रैफिक पुलिस एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस एलिमेंट कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस एलिमेंट कहते हैं। ये स्टोमेटा को क्लोज और बंद, ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने में भूमिका निभाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यह है रोग प्रतिरोधक, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका क्या है? पोटेशियम को क्या कहते हैं? हिडन हंगर। और इसकी सूचक, इसका सूचक अगर देखें, पोटेशियम की कमी का सूचक पौधा, तो इसका जो सूचक पौधा होता है वो कौन है? इसका सूचक पौधा आलू, ठीक है। आलू क्या है? इसका सूचक पौधा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार इसे। चलें आगे। तो राइट आंसर इसका क्या है? डी इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कितना प्रतिशत गंधक का तेजाब रसायन की मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है? टू प्रोटेक्ट द मस्टर्ड क्रॉप फ्रॉम
फ्रॉस्ट स्प्रेइंग, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल बेनिफिशियल। देखिएगा सरसों, अगर हम सरसों की बात करते हैं तो इसे हम राई, राया, लाहा, ठीक, और रायडा, ये भारतीय सरसों का नाम है, ये ध्यान रखना, भारतीय सरसों, ठीक है। इसके क्रोमोसोम नंबर अगर देखा जाए तो 2n बराबर 2x इक्वल टू 36 होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, 36। अगर देखा जाए तो डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च हेडक्वार्टर इसका सेवर भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में है। अगर उत्पादन देखें तो उत्पादन इसका राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, राजस्थान में उत्पादन सबसे ज्यादा। इसकी कुछ वैरायटी NRCHB 506 पहली हाइब्रिड है और 101। अगर देखा जाए तो बायो 902 इसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ये आपकी फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी से विकसित है, बायो 902। इसे पूसा जय किसान भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे पूसा जय किसान कहा जाता है। वरुणा इसकी एक किस्म है, वरुणा, जिसे T59 भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। वसुंधरा इसकी किस्म है, वसुंधरा, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका वजन अगर आप देखें तो 4 से 5 केजी, ठीक है, 4 से 5 केजी इसकी सीड रेट है आपके प्रति हेक्टेयर। सरसा आपके जिसको कह सकते हैं, सरसों की फसल पाले के प्रति क्या है, संवेदनशील है, ससेप्टिबल है। पाले के प्रति क्या है, तो पाले के प्रति ससेप्टेबल है, प्रति संवेदनशील है, संवेदनशील है। तो यहां पर इससे बचाने के लिए एक तो सिंचाई करनी चाहिए। पाला गिरने की संभावना होने पर 0.1% H2SO4 यानी कि अम्लों का राजा, ठीक है, उसका छिड़काव करना चाहिए हमें। यानी कि 1000 लीटर पानी में अगर देखा जाए 1000 लीटर पानी में 1 लीटर H2SO4 का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो 0.1% का इसका घोल यूज किया जाता है आपके सरसों में पाले से बचाने के लिए। कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसान होती है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फल आपके फूल आए, फूल से जब इसमें फली बनना शुरू हो, ये ध्यान रखना, फ्लावरिंग स्टेज इसमें नुकसान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसानों को फसल उत्पादन के लिए किस प्रकार के बीज वितरित किए जाते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिएगा बीज के प्रकार की जब बात करते हैं, बीज के प्रकार, तो बीज प्रकार की जब बात की जाती है तो एक होता है नाभिकीय बीज। इस नाभिकीय बीज को हम क्या कह देते हैं, मूल केंद्रक बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं नाभिकीय बीज को, इसे मूल केंद्रक बीज भी कहा जाता है, ठीक है, मूल केंद्रक बीज भी कहते हैं। ये 100% क्या होता है, शुद्ध होता है, 100% प्योर है, चाहे इसकी जीपी हो चाहे आपकी इसकी पीपी हो। इस बीज से, नाभिकीय बीज से जो बीज पैदा किया जाता है उसे कहा जाता है प्रजनक बीज, यानी कि ब्रीडर सीड, ठीक है। ये भी क्या होता है, 100% शुद्ध होता है, प्रजनक के द्वारा तैयार किया जाता है। इस बीज से जो बीज तैयार होता है उसे कहते हैं आधार बीज, फाउंडेशन सीड, ठीक है। क्या कहते हैं, आधार बीज, फाउंडेशन सीड। अगर देखा जाए तो आपके आधार बीज को हम मात्र बीज भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मात्र बीज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसकी मिनिमम प्योरिटी यानी कि किसी भी सूरत में 98% से कम नहीं होनी चाहिए। वैसे हो तो कितनी चाहिए, 99.5, लेकिन 98% से किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आधार बीज से जो बीज पैदा किया जाता है उसका नाम है आपके, एक तो रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत, आपके इसको कह सकते हैं पंजीकृत, ठीक है, पंजीकृत बीज। अब इस पंजीकृत बीज का ध्यान रखना, ये हमारे देश में पैदा नहीं होता, ठीक है, देश में पैदा नहीं होता,
ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आधार बीज से जो बीज पैदा किया जाता है वो है प्रमाणित बीज। ठीक है, प्रमाणित बीज हमारे चाहे राज्य सरकारें हों और चाहे केंद्र सरकारें हों, हमेशा जो किसानों को बीज वितरित करती है वो प्रमाणित बीज ही वितरित करती है। इसलिए प्रमाणित बीज को क्या कहा जाता है? किसान बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे किसान बीज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब इस पर जो टैग होता है उस टैग का रंग जो होता है वो कैसा होता है? नीला, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है? प्रमाणित बीज। ठीक है, तो किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणित बीज ए। किसान इस बीज का उत्पादन स्वयं भी कर सकता है। इस बीज का उत्पादन निजी संस्थानों के द्वारा, आपके आरएसएससी, एनएससी या आपके कोई भी सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान इस बीज का उत्पादन कर सकती है, ये ध्यान रखना आपको। तो ए क्या है इसका? राइट आंसर है प्रमाणित बीज। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, गन्ने का पुष्प विन्यास क्या कहलाता है? फ्लावर अरेंजमेंट ऑफ शुगर कैन इज कॉल्ड स्पाइक, एरो, कैपिचुलम और सिलिकुआ। देखिएगा सिलिकुआ जो है आपको कहां दिखाई देगा? सिलिकुआ सरसों फैमिली में, सरसों कुल में। ठीक है, कैपिचुलम अगर आप देखोगे तो कैपिचुलम आपके इसको कह सकते हैं सूरजमुखी, सूरजमुखी में दिखाई देता है। कैपिचुलम आपके जैसे गुलदाउदी, ठीक है, तो गुलदाउदी में आपको दिखाई देता है। एरो आपको गन्ने में दिखाई देता है। स्पाइक आपको गेहूं और जौ में दिखाई देता है, स्पाइक गेहूं और जौ में दिखाई देता है। और आपके ग्लेडियोलस, स्पाइक और कणीस ग्लेडियोलस में दिखाई देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, गन्ना, गन्ना में लेकिन फूल कब आएगा? तो गन्ना में पुष्पन के लिए ध्यान रखना। गन्ने में क्या होता है? गन्ने में पुष्पन, तो गन्ने में पुष्पन जो होता है उसके लिए आपके 12 से 14 घंटे की क्या चाहिए? 12 से 14 घंटे की, 12 से 14 घंटे की प्रकाशा अवधि। 12 से 14 घंटे की आपको क्या चाहिए? प्रकाशा अवधि चाहिए। इसी आधार पर इसे कई बार इंटरमीडिएट डे प्लांट कहते हैं। और यह तापमान इसे कहाँ मिलता है? तो देखिएगा शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपके कोयम्बटूर में इसे मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसकी जो प्रोसेस होती है, इसके पुष्पक्रम को एरो, और एरो की प्रोसेस एरोइंग कहलाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहलाती है? एरोविंग कहलाती है। इसी प्रकार से कुछ और इन्फ्लोरेंस आपसे पूछे जाते हैं, विशेष रूप से मक्का। ठीक है, मक्का में अगर देखोगे तो मक्का का जो नर पुष्प जो होता है, इस मक्का के नर पुष्प को आप टेसल कहते हैं। और टेसल की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है टेसलिंग। ठीक है, क्या कहते थे? टेसलिंग। अगर मादा पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो मादा पुष्प को क्या कहा जाता है? सिल्क कहते हैं। और सिल्क की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है सिल्किंग। क्या कहलाती है? सिल्क की प्रोसेस सिल्किंग कहलाती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एरो राइट आंसर है। ठीक है, तो बी एरो राइट आंसर है आपका। C4 प्लांट है ये। हो गया, चलें आगे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एमिनो अम्लों का अमोनिया में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? द कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड्स इनटू अमोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? अमोनिया में। देखिएगा यहां से अगर देखें, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो कि प्रोटीन और एन युक्त है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो अम्लों में। ये कन्वर्ट होते हैं एमिनो अम्लों में। और एमिनो अम्लों में कन्वर्ट होना अमीनाइजेशन कहलाता है, ये ध्यान रखना। क्या कहलाता है? अमीनाइजेशन। इसे कहते हैं अमीनाइजेशन, इसे अमीनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और एमिनो अम्ल जो होते हैं, ये एमिनो अम्ल कहाँ कन्वर्ट होते हैं? एमिनो अम्ल कन्वर्ट होंगे अमोनिया में। ठीक है, ये कन्वर्ट होंगे अमोनिया में। और यह प्रोसेस कहलाती है अमीनीकरण। क्या कहलाती है? अमीनीकरण। और अमोनिया जो कन्वर्ट होता है, अमोनिया कन्वर्ट होगा आपके इसमें नाइट्राइट में। ठीक है, नाइट्राइट में। और ये नाइट्राइट में जो कन्वर्ट होता है
और नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, नाइट्रेट में। यह जो पूरी प्रक्रिया है, ये वाली जो प्रक्रिया है अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, यह कहलाती है नाइट्रीकरण। क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं नाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रिफिकेशन में दो बैक्टीरिया भाग लेते हैं। यहां जो बैक्टीरिया भाग लेता है वो तो होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और यहां जो बैक्टीरिया भाग लेता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। तो यहां पर अमीनाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि एमिनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? अमोनिया में। ठीक है, तो यहां पर अमीनाइजेशन तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। नाइट्रिफिकेशन है नहीं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है, सीधा सा कहा जाए तो मृदा से नाइट्रोजन का लॉस होना। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? इसे कहा जाता है लॉस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर अमोनिफिकेशन जिसको कह सकते हैं आपको होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। चलें आगे, आगे देखिएगा। लवणीय क्षारीय मृदा में क्रमशः पीएच, ईसी व ईएसपी कितनी होती है? व्हाट इज द पीएच, ईसी एंड ईएसपी रेस्पेक्टिवली इन सैलाइन एल्केलाइन सॉइल? लवणीय और क्षारीय मृदा में क्रमशः पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और आपके एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या होती है? देखिएगा, यह सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, एक तो ईसी, एक पीएच और एक ईएसपी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे लवणीय मृदा पूछे तो ईसी लवणीय मृदा की 4 से ज्यादा होगी, पीएच आपका 8.5 से कम होगा, ईएसपी आपके 15% से कम होगी। अगर आपसे क्षारीय का पूछा जाए तो क्षारीय में आपके ईसी 4 से कम, पीएच मान 8.5 से ज्यादा, ईएसपी 15% से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना आपको। अगर आपसे लवणीय और क्षारीय दोनों पूछे, लवणीय और क्षारीय दोनों पूछ ले अगर आपसे, तो ईसी कितनी होगी? ईसी आपके इसको कह सकते हैं 4 से ज्यादा, पीएच मान 8.5 से ज्यादा और ईएसपी आपके ईएसपी 15% से ज्यादा। तो यहां पर क्या पूछा? लवणीय और क्षारीय पूछा है। तो ये ध्यान रखना, जिसमें जो निशान ज्यादा का हो उसे देख लो। ज्यादा ज्यादा लेकिन कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा। तो यहां पर क्या है, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। लेकिन सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, अगर इसका उल्लेख देकर के पूछ ले करनाल, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें मृदा का जो पीएच मान होता है लवणीय मृदा का, वो पीएच मान 8.2 से कम माना गया है। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो यहां पर लवणीय जो मृदा है उसकी ईसी कितनी मानी है इन्होंने इसकी ईसी मानी है आपके 4 से ज्यादा, और पीएच मान कितना माना है? पीएच मान माना है आपके 8.2 से कम। और क्षारीय के लिए क्या कहा है? क्षारीय के लिए इन्होंने कहा है कि ईसी कितनी होगी? लिमिटलेस है। ईसी क्या है? लिमिटलेस है, ये ध्यान रखना। और पीएच मान 8.2 से ज्यादा, पीएच मान 8.2 से ज्यादा। तो यहां पर क्या है इसका राइट आंसर? आपके स्क्रीन पर आपको इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? सी इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है आपको। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है, अगला देखो। शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन परसेंटेज इन अर्बन कंपोस्ट। शहरी कंपोस्ट, वैसे देखिएगा शहरी कंपोस्ट को एक और नाम से जान सकते हैं, सिटी कंपोस्ट कहते से। ठीक है, वैसे क्या कहते से? सिटी कंपोस्ट कहते हैं। और क्या है, शहरी कंपोस्ट को सिटी कंपोस्ट के अलावा बेंगलुरु विधि के नाम से भी जाना जाता है, बेंगलुरु विधि।
तो बेंगलुरु विधि भी दिखाई देगी आपको। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो CN आचार्य ने इसका विकास किया, CN आचार्य ने। अब यहां पर ये क्या पूछ रहा है, N, P और K, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 1.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस और 1.5% के आसपास ही क्या होता है, इसमें पोटास पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो 1.5, 0.5 और 1.4 लिख लो या 5 लिख लो, चलो 5 लिख देते हैं अपन। ये लगभग इसमें इतना पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और ये ध्यान रखना, शहरी कंपोस्ट जो होती है ये एनोर्बिक कंडीशंस में बनाई जाती है, अवायवीय दशाओं में तैयार किया जाता है। तो लिख लीजिएगा इसे अवायवीय दशाओं में, अवायवीय दशाओं में तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, इसे अवायवीय दशाओं में इसे तैयार किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसको पलटा नहीं जाता है बार बार, इसलिए पोषक तत्वों का लॉस नहीं होता। इसमें कंपोस्ट की पलटाई नहीं होती है, पलटाई नहीं होती है। अतः पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला सवाल, अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली की गुली और छिलका अनुपात कितना होता है, सेलिंग परसेंटेज पूछ रहा है। व्हाट इज द सेलिंग परसेंटेज इन पीनट्स, मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया कहते हैं इसे, ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है। ब्राजील इसका उत्पत्ति स्थल है। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 40 होता है। उत्पादन चीन और चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में अगर देखा जाए तो गुजरात पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में देखें तो आपका बीकानेर पहले स्थान पर है और जोधपुर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बीकानेर, तो बीकानेर में इसका मूंगफली का एक लोकल अनुसंधान संस्थान भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसका हमें ध्यान रखना, राजस्थान का जूनागढ़ लूणकरणसर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, मूंगफली उत्पादन के लिए। तो राजस्थान का जूनागढ़, तो राजस्थान का जूनागढ़ किसे कहते हैं, लूणकरणसर को, किसे कहते हैं, लूणकरणसर को, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब मूंगफली अनुसंधान निदेशालय गुजरात में, तो देखिएगा यहां पर मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो आपके जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है। आगे देखिएगा, मूंगफली में प्रोटीन परसेंट, ये सवाल पूछा जाता है, 26%। मूंगफली में ऑयल परसेंट 45 से 47%, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर पूछा है सेलिंग परसेंटेज, यानी कि जब मूंगफली आपके 1 किलो मूंगफली छिलके सहित है, उसको अगर छिला जाए तो उसमें कितना परसेंट भाग है उसका गुली निकलेगी, कितना परसेंट भाग आपके जो निकलेगा जिसको कहा जाए तो छिलका। 70 से 75% इसकी गुली निकलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, 70 से 75%। तो ये ही इसका क्या है, राइट आंसर है। मूंगफली को गरीब का बादाम कहते हैं, ठीक है, मूंगफली को क्या कहते हैं, मूंगफली को गरीब का बादाम कहा जाता है, ठीक है। मूंगफली को अर्थ नट कहते हैं,
अर्थ नट कहा जाता है, मूंगफली को मंकी नट कहते हैं, मूंगफली को पीनट कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए है। सीड रेट आपको कल बताई थी 60-80 आपके फैलने वाली की, गुच्छे वाली की 80 से लेकर के 100 kg। चले आगे, हो गया स्क्रीनशॉट। लो अगला सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक विस्फोटक प्रकृति का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज एक्सप्लोजिव इन नेचर? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखिएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है, तो ये एक उदासीन उर्वरक है। क्या है ये? उदासीन उर्वरक है। इसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? किसान खाद कहते हैं। यह आपके इसमें 26% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक उर्वरक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या है? विस्फोटक उर्वरक है ये। तो ये क्या है? ये विस्फोटक उर्वरक है, ये ध्यान रखना है। इसमें इसकी प्रकृति देखेंगे तो प्रवृत्ति इसकी क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति है, क्षारीय प्रवृत्ति। नाइट्रोजन देखेंगे तो लगभग 33 से 34% नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 20 का राइट आंसर है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक जलीय क्षेत्रों वाली मृदाओं के लिए अच्छा माना जाता है, जहां पर क्या है आपके वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती है या जल की स्थितियां अगर आपके पास ज़्यादा होती है तो वहां पर इसका प्रभाव यूज किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला देखो सवाल, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में सल्फर की प्रतिशत मात्रा है। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में। एसएसपी फास्फोरस का एक अच्छा विकल्प है, ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट देखिएगा, यह एक निम्न विश्लेषक उर्वरक है, ठीक है। क्या है? निम्न विश्लेषक। यह क्या है? एकल उर्वरक है, स्टेट फर्टिलाइजर, एकल उर्वरक है। और क्या है ये अपूर्ण फर्टिलाइजर है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सल्फर 12% होती है, फास्फोरस इसमें 16% है, कैल्शियम 18.5% है, कैल्शियम 18.5% है, और कैल्शियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम 0.3% के आसपास है। तो इसमें सल्फर का कंटेंट पूछा है, सल्फर कंटेंट 12% है। और ये क्या करता है? तो ऑयल कंटेंट जो होता है उस ऑयल कंटेंट को आपको क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये दलहनी व तिलहनी फसलों के लिए, दलहनी व तिलहनी फसलों के लिए सर्वोत्तम। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। ये ध्यान, निम्न विश्लेषक उर्वरक क्या है? जैसे किसी ने पूछा, वो उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से कम होती है उन्हें कहते हैं निम्न विश्लेषक। एकल उर्वरक किसे कहते हैं? वो उर्वरक जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिक फर्टिलाइजर पाया जाता है उन्हें कहते हैं आपके एकल उर्वरक। और अपूर्ण उर्वरक वो होते हैं जिनमें एन, पी और के, ठीक है, एन, पी और के तीनों उपस्थित नहीं हो, ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें फास्फोरस 16% है, 25 से कम है, इसलिए निम्न विश्लेषक। एकल उर्वरक इसमें सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस है, इसलिए एकल उर्वरक। और अपूर्ण इसमें एन, पी और के नहीं है, सिर्फ फास्फोरस है। अगला सवाल, नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड टू अडॉप्ट नर्सरी प्लांट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है? रोपण। रोपण का मतलब होता है कि पौधों को नर्सरी से खेत में रोपना,
ठीक है। तो नर्सरी से खेत में लगाना। हार्डनिंग ऑफ, ट्रांसप्लांटिंग वही है, हार्डनिंग ऑफ। तो नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए रोपने से 5-7 दिन पहले क्या कर देते हैं, इनमें पानी बंद कर दिया जाता है ताकि रेसिस्टेंस पावर डेवलपमेंट हो जाए। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से क्या कर देते हैं, रोपण से पूर्व, ठीक है, रोपण से पूर्व पानी बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो 20 का क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला सवाल, एक किसान 1 हेक्टेयर खेत में पंचभुजाकार विधि से आम का बाग लगाना चाहता है। तो अंतरण दूरी 10 × 10 मीटर है। तो पौधों में कुल संख्या पंचभुजाकार विधि से लगाना चाहता है। देखिएगा पंचभुजाकार विधि, क्विंकस मेथड। इफ ए फार्मर वांट्स टू प्लांट ए मैंगो ऑर्चार्ड इन 1 हेक्टेयर फील्ड इन द पेंटागोनल मेथड, देन द स्पेस डिस्टेंस 10 × 10 मीटर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो देखिएगा पहला तो आपकी पहला स्टेप जो होता है इसमें पंचकोणीय में पहला स्टेप होता है वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या ज्ञात करना, वर्गाकार विधि। और दूसरा होता है स्थायी पादप। और इसको काउंट करने के लिए आपके क्या होता है, एरिया वर्ग मीटर डिवाइड बाई आर इंटू पी। एरिया आपका 10,000 है, डिवाइड बाई 10 × 10। यहां पर कितने 100 पौधे लगेंगे, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन क्विंकस विधि में आपको पता है कि फिलर प्लांट्स लगाए जाते हैं, इसीलिए इस पेंटागोनल विधि को क्या कहते हैं, पूरक विधि भी कहते हैं। इसे पूरक विधि भी कहते हैं और इसे क्या कहा जाता है, क्विंकस विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए अब लगाने पड़ेंगे, आपको निकालना पड़ेंगे अस्थायी पौधे। तो अस्थायी पौधे, और अस्थायी पौधों को निकालने के लिए लंबाई कितनी होती है 1 हेक्टेयर की, 100। तो 100 में 10 का भाग दिया तो 10-10 पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन एक पौधा 2 बार काउंट होगा, इसलिए लंबाई में पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 10 - 1 और चौड़ाई में पंक्तियों की संख्या 10 - 1, यानी कि 9 × 9 = 81। कुल पौधों की संख्या पूछी है क्या, ये रहा कुल पौधों की संख्या। अगर सिर्फ पूछता स्थायी पौधे कितने लगेंगे तो 100, कुल पौधों की संख्या 181। कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं 10 - 1 कहां से आया। हमेशा लंबाई 100 वर्ग मीटर होगी, चौड़ाई 100 मीटर। लंबाई में 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएंगे तो 10 पंक्तियां लगाएगी, चौड़ाई में आपके 10-10 मीटर के हिसाब से लगेंगे 10। लेकिन एक पौधा कॉर्नर का लेफ्ट में भी काउंट होता है, राइट में भी काउंट होता है, इसलिए 10 - 1 और 10 - 1। सर ये 10 क्यों आया, तो 10 में 100 में भाग दे दिया 10 का, इसलिए 10 आ गया। अगर 9 होता तो यहां पर 11 9 99, 11 आता, फिर 11 - 1 किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो सी इसका क्या है, राइट आंसर है आपके स्क्रीन पर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और असत्य कथन का चयन करें। देखिएगा इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो देखने पर भले ही क्या लगते हो आपको, थोड़े से मुश्किल लगते हो, लेकिन लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा। और असत्य कथन का चयन, सदाबहार पौधों को वर्षा ऋतु में तथा पर्णपाती पौधों को जनवरी माह में लगाना उपयुक्त होता है। बिल्कुल, सदाबहारी पौधे जैसे आम है, अमरूद है, आपके ये पौधे सदाबहारी है, तो इनको आप क्या करते हैं, जैसे कब लगा देते हैं, वर्षा ऋतु में लगा दिया जाता है। पर्णपाती पौधों को जैसे आपका अंगूर है, गुलाब है, तो इनको क्या जब ये सुसुप्त अवस्था में होते उस समय लगाया जाता है, ताकि आपके जैसे फरवरी एंड और मार्च में पतझड़ खत्म होती है तो ये स्प्राउटिंग शुरू कर देते। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनका राइट है। पौधों को दोपहर के समय लगाया जाना उपयुक्त होता है, क्योंकि दोपहर के समय तापमान सर्वाधिक होता है, इसलिए पौधों को दोपहर के समय में लगाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी और पौधों की जड़ों में पानी की कमी हो जाएगी, पौधा मुरझा करके खत्म हो सकता है।
तो पौधों को दोपहर के समय लगाना उपयुक्त रहता है। गलत बात है, दोपहर के समय नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखना है आपको। वर्षा ऋतु में लगाए गए पौधों के गड्ढे मई और जून माह में खोदे जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु का मतलब है जुलाई और अगस्त में पौधे लगाएंगे, तो 1 महीने पहले पौधे खोदे जाते हैं। तो मई और जून में गड्ढों को खोद करके तैयार किया जाता है, ताकि सोइल के जो आपके सोइल में उपस्थित कोई भी हानिकारक अगर रोग, कीटों के पैथोजेंस वगैरह हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे धूप से। ये इसका राइट स्टेटमेंट है। बसंत ऋतु में लगाए पौधों के गड्ढे जनवरी माह में खोदे जाते हैं। फरवरी मार्च में जिनको लगाना है तो जनवरी में खोद सकते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे लगाने से पूर्व ऊपरी भाग की 4 से 5 पत्तियां छोड़कर शेष पत्तियों को हटा दिया जाना चाहिए, ताकि पौधे की इवोपोरेशन कम हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एकदम राइट आपका स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना आपको। अगला है, पौधे में पौध पर रोपण या कलिकायन का जुड़ाव भूमि तल से 22.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, यानी कि बड अटैचमेंट। इसका मतलब ये बात कर रहा है बडिंग या ग्राफ्टिंग की। तो देखिएगा, बडिंग और ग्राफ्टिंग जो होती है पादपों में, वो जमीन से 22.5 सेंटीमीटर ऊपर होती है, ताकि एक तो सोइल के संपर्क में नहीं आए, दूसरा हवा का ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा उस पर। ठीक है, इसलिए 22.5 सेंटीमीटर, अदरवाइज औसत होता है 15 से 25 सेंटीमीटर इसकी। तो अब असत्य कथन कौन सा है, तो भाई साहब असत्य कथन सिर्फ एक ही है, वो है 2 नंबर। तो यहां पर 1 और 2 तो सही है, लेकिन 1 नहीं है, तो यहां पर केवल डी। कई बार ऐसे स्टेटमेंट थोड़े क्वेश्चन को हम पढ़ करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पढ़कर छोड़ना नहीं है, आसान होते हैं, इन्हें जरूर अटेंड करें आप। अगला सवाल, फल पानक में फलों के रस और गुदे की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। फ्रूट पानक शुड बी कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस। पानक, इसे स्क्वेस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे स्क्वेस कहते हैं। और ये क्या होता है, सर्वोत्तम पेय पदार्थ है। ये क्या है, ये सर्वोत्तम पेय पदार्थ। ठीक है, ये सर्वोत्तम पेय पदार्थ है, ये ध्यान रखना। और इसमें अगर देखा जाए तो मिनिमम फ्रूट पार्ट कितना होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये नींबू वर्गीय फलों का बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। किसका बनाया जाता है, ये सर्वोत्तम बनता है नींबू वर्गीय फलों का। तो नींबू वर्गीय फलों का सर्वोत्तम पानक या ये बनाता है सर्वोत्तम। तो इसमें फ्रूट पार्ट जो होता है, वो फ्रूट पार्ट कितना होता है, फ्रूट पार्ट 25%। लेकिन अगर इसका टीएसएस पूछ लिया जाए तो टीएसएस 40% आपको टीएसएस होता है, ये ध्यान रखना। और अगर, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों से बनता है, इसलिए इसका जूस जो होता है रंगीन नहीं होता, हल्का रंग या रंगहीन, इसलिए इसको परिरक्षित करने में, ठीक है, परिरक्षक में किसका प्रयोग कर लेते हैं, तो परिरक्षक में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 40% इसका राइट आंसर हो जाए। ये क्या है, स्क्वेस थोड़ी, ये क्या पूछा है, फल रस पूछा। अच्छा ठीक है, ये तो परिरक्षक हो जाएगा, ये रहा 25%। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फल पानक की ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तक संवर्धन में काम आता है। टिश्यू कल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ए और बी, और इथाइलिन, ये ध्यान रखना। इथाइलिन जिसको कह सकता है, ये तो आपके फलों को गिराने में, फलों के पकाव में, और आपके इसको कह सकते हैं पर्णपाती, इसको कह सकते हैं आपके सॉरी पत्तियों को गिराने में काम करता है, ये ध्यान रखना। एब्सेशन उत्पन्न करता है। अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें, टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में अगर देखा जाता है तो टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ा और साइटोकाइनिन कम हुआ, तो क्या होगा, ध्यान रखना, रूट डेवलपमेंट होगी, रूट। दूसरी तरफ अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ा, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ा और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन क्या हुआ, ऑक्सिन अगर कम हुआ, तो क्या होगा, अब यहां पर शूट ग्रोथ होगी, ध्यान रखना, शूट ग्रोथ। तो यहां पर क्या है, ए और बी दोनों के दोनों सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इथाइलिन क्या है, इथाइलिन
फल पकाऊ हार्मोन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इथाइलिन फल पकाऊ हार्मोन है और ये एब्सेशन उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखना, पत्तियों को गिराने में आपके सहायक है, इसका हमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखिएगा, आम में मैंगो मोल फॉर्मेशन रोग सर्वप्रथम कहां देखा गया? वेयर वाज मैंगो माल फॉर्मेशन डिजीज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन मैंगो? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिएगा, दो प्रकार की होती है, एक होती है वानस्पतिक माल फॉर्मेशन, दूसरी होती है पुष्पीय माल फॉर्मेशन। तो ये आपके सबसे पहले कहां देखा गया, ये पूछा है आपके कि इसे कहां नोटिस किया गया। तो इसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके बिहार में देखा गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिहार में इसकी वैरायटी है, ठीक है। बिहार में आपके लकटकिया बगीचा भी याद है, लकटकिया, इसे गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गुच्छा मुच्छा रोग। इसका कोई पर्टिकुलर कारक नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। अगर पूछा जाए कि पर्टिकुलर कोई कारक है, पर्टिकुलर कोई कारक नहीं है, फंगस है, आपके न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है, ये इसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कवक है, पोषक तत्वों का असंतुलन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में आम का उत्पादन, ये ध्यान रखना, ठीक है, उत्पादन आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ए राइट आंसर इसका, ठीक है। कोहिर सफेद का संकरण है, कोहिर सफेद जो है इसका क्रॉस किससे हुआ? पहली चीज, चाहे इलाहाबाद सफेदा हो चाहे कोहिर सफेद हो, ये आपके डेवलप किससे हुई है? तो ये ध्यान रखना डेवलप हुई है आपके अमरूद की वैरायटी है, ये ध्यान रखना आपको। कोहिर सफेद, तो ये ध्यान रखना, कोहिर सफेद में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद सफेदा और कोहिर, अगर इलाहाबाद सफेदा और कोहिर की बात करें तो यहां से सफेद उठा लो और ये होती है सफेद जाम, सफेद जाम। कोहिर और इलाहाबाद सफेदा, कोहिर सफेदा जो है इसका क्रॉस है आपके, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इलाहाबाद सफेदा और ट्रिप्लोइड किसकी है? तो ये ध्यान रखना आपके इलाहाबाद सफेदा और ट्रिप्लोइड आपके अर्का अमूल्य, अर्का अमूल्य, अर्का किरण, अर्का रश्मि, अर्का रश्मि और अर्का मर्दुला, अर्का मर्दुला ये इसी की है, मर्दुला अनार की ही, ध्यान रखना। और L49 चीमा सरदार ये किस्म है, इसे अमरूद की नेटिव ब्रीड कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय किस्म भी कह देते हैं इसे, ये ध्यान रखना। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, रेस्वेराट्रोल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है अंगूर में, अमरूद में, पपीता में, केले में। तो देखिएगा रेस्वेराट्रोल जो होता है एंटी कार्सिनोजेनिक नेचर का है, ठीक है, एंटी कार्सिनोजेनिक, और ये पाया जाता है एक तो रेड वाइन में और दूसरा रेड ग्रेप्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ए इसका राइट आंसर है आपका। अगला देखो, पौधे का सिर आग में और पाव पानी में होना चाहिए, यह कहावत किस फलदार पौधे से संबंधित है? द सेइंग द प्लांट शुड हैव इट्स हेड इन द फायर एंड इट्स फीट इन द वाटर इज रिलेटेड टू विच
फ्रूट प्लांट, ये प्रोवर्ब किसके लिए है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अरबी की कहावत है, नारियल के लिए, केला के लिए, खजूर के लिए, तो खजूर के लिए कहा जाता है। अनार के लिए क्या कहावत है, इसके लिए कहावत है, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, क्योंकि इसकी भी औषधीय इंपॉर्टेंस है, विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों के लिए, जो लेप्रोस्की से ग्रसित जो होते हैं, कुष्ठ रोगी जो होते हैं, उनके लिए आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, खजूर, सी इसका राइट आंसर, खजूर। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा एक बीजपत्री है, ठीक है, एक बीजपत्री, और फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा आपको दिखाई देगी, ठीक है। पोमी या एरिकेसी, पोमी या एरिकेसी, ठीक है, 2n बराबर 36, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, टमाटर में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, विच पॉइजनस एलिमेंट इन फाउंड ऑफ टोमेटो, सल्फोनियम, टोमेटिन, लाइकोपिन या उपरोक्त सभी, कौन सा इसमें विषैला तत्व पाया जाता है, आपको ये बताना है। एक एक करके अगर देखा जाए, सल्फोनियम, तो आपके टमाटर में जो सुगंध जो आती है, स्मेल, वो टमाटर में सुगंध इसकी वजह से, सल्फोनियम, तो सुगंध आपके इसकी वजह से। टोमेटिन, ये इसका आपके एक टॉक्सिक इंपैक्ट है, टोमेटिन और सेफोनिन, ठीक है। लाइकोपिन, इसकी वजह से क्या होता है, लाइकोपिन की वजह से लाल रंग आपको देखने को मिलता है टमाटर का, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, टमाटर का लाल रंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के इस सेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिनकी हमने आपके साथ चर्चा करी। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। पुनः मिलेंगे कल के सेशन में नए कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।